अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ये अनुच्छेद 108 में इसको रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में जो है देख सकते हैं ये कहा गया है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 109 में रखा गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। 111 में जो है विधेयक पर अनुमति के बारे में रखा गया है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पर रखा गया है। और अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया को अनुच्छेद 113 में रखा गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक को रखा गया है। और अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में रखा गया है। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान को रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। और अनुच्छेद 118 में संसदीय प्रक्रिया के नियम को अनुच्छेद 118 में रखा गया है। अनुच्छेद 119 में जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ये जो है अनुच्छेद 119 में रखा गया है। और अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को जो है ये रखा गया अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ये अनुच्छेद 121 में रखा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये अनुच्छेद 122 में रखा गया है। अनुच्छेद 123 में जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 में रखा गया है। चलिए इसके बाद आता है जो है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 124 से आगे है। इसके बारे में चलिए 124 से शुरू करते हैं। 124 में यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में रखा गया है। और अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन इत्यादि के बारे में रखा गया है अनुच्छेद 125 में। और अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को रखा गया है। और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान को रखा गया है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को रखा गया है। और अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालय से सिविल विषय से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। और अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को रखा गया है। अनुच्छेद 34 का ए में देखें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र को रखा गया है। और अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना रखा गया है। और अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त को रखा गया है। और अनुच्छेद 137 में जो है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है पुनर्वलोकन को रखा गया है अनुच्छेद 137 में। इसके बाद जो है अनुच्छेद 138 आता है। अनुच्छेद 138 में देखें तो यहाँ पर रखा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है ये अनुच्छेद 138 में रखा गया है। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ये अनुच्छेद 139 में रखा गया है। और अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां को रखा गया है। अनुच्छेद 141 में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, ये अनुच्छेद 141 में रखा गया है। और अनुच्छेद 142 में जो है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में आदेश, ये अनुच्छेद 142 में रखा गया है। अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 143 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 144। 144 में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों और उच्चतम न्यायालयों की सहायता में कार्य किया जाना, ये अनुच्छेद 144 में रखा गया है। अनुच्छेद 145 में जो है न्यायालय के नियम इत्यादि को रखा गया है। और अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय को रखा गया है। और अनुच्छेद 147 में निर्वाचन को रखा गया है। अनुच्छेद 147 में जो है निर्वाचन को रखा गया है। इसके बाद बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है ये रखा गया है
अनुच्छेद 48 से 51 में, यानी अनुच्छेद 148 से 151 में। चलिए 148 में देखिए तो 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को रखा गया है, और अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ को रखा गया है, और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप को रखा गया है, और अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन को रखा गया है। इसके बाद आता है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में जो है अनुच्छेद 152 से आगे है और 162 तक। चलिए बात करते हैं 152 से 162 तक के अनुच्छेद को, जो है राज्यपाल से जुड़े। देख सकते हैं अनुच्छेद 152 में जो है राज्य की परिभाषा को रखा गया है, और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में रखा गया है, और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये अनुच्छेद 154 में रखा गया है, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति को रखा गया है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद की अवधि रखा गया है, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो है अर्हता को रखा गया है, और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त को रखा गया है, और अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है, और अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन को रखा गया है, और अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को रखा गया है, और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार को जो है ये अनुच्छेद 162 में रखा गया है। इसके बाद आता है राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। तो राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 163 से रखा गया है, और अनुच्छेद 163 से जो है 167 तक रखा गया है राज्य मंत्री परिषद और जो है महाधिवक्ता को। अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, यह अनुच्छेद 163 में रखा गया है, और अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है ये अनुच्छेद 164 में रखा गया है, और अनुच्छेद 165 में जो है राज्यों का महाधिवक्ता को रखा गया है, और अनुच्छेद 166 में बात करें तो अनुच्छेद 166 में जो है ये राज्य की सरकार के कार्य का संचालन इसको रखा गया है, और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने इत्यादि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को रखा गया है, यह अनुच्छेद 167 में। चलिए आगे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक यदि देखे हैं तो, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इसको पूरा देखिए, और सभी जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अनुच्छेद 395 तक को आपको कवर कराने वाले हैं यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो।